हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ पॉलिटी का एक नया वीडियो लेकर आपके सभी सामने। तो इससे पहले कि पॉलिटी में जहां हम लोगों ने खत्म किया था आर्टिकल नंबर 75 तक, आज उसके आगे हम पढ़ेंगे और आर्टिकल नंबर 76 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 76 के बारे में। ये महान्यायवादी क्या होता है इसकी समझते हैं चीजें। इंग्लिश में बोलते हैं इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जैसे कि लिखा हुआ है आप देख सकते हैं एजी, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एजी का यूज करेंगे जहां जब भी इसके आगे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसके आर्टिकल को याद करने की एक सिंपल और अच्छी ट्रिक है, वो आप समझ लीजिए कि एजी ये लिखा हुआ है आपके सामने एजी, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब ये किस आर्टिकल में आता है आपको इतना समझना है। तो इसके आर्टिकल को आप समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट तरीका है आप यहां से इसको इरेज कर दीजिए। ठीक है, इसको इरेज कर दिया। अब आपको ये कुछ दिख रहा होगा किसके तरीके 76 दिख रहा होगा, आई थिंक कुछ आपको ये, ठीक है, ये कुछ आपको 76 दिख रहा होगा। तो यही 76 इसका क्या होता है, आर्टिकल होता है। 76 मतलब एजी, एजी मतलब 76। ठीक है, तो आई थिंक आप ये चीज समझ गए होंगे। पहली चीज तो बेसिक और सिंपल शॉर्ट ट्रिक है इसके आर्टिकल को ध्यान में रखने की। एजी मतलब 76, 76 मतलब एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसकी नियुक्ति सबसे पहले आता है अपॉइंटमेंट। नियुक्ति कौन करता है इसकी, तो बेसिकली जाहिर सी बात है हमारा कौन, राष्ट्रपति करता है। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ये सारी पावर होती है इससे रिलेटेड। तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। उसके अलावा प्रथम एजी, फर्स्ट एजी हमारे कौन थे, तो वो थे MC शीतलवाड़। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये कब थे, ये बने थे पहली बार 1950 में, ये छूट गया था 1950 में। सबसे पहले MC शीतलवाड़ जो इंडिया के मतलब स्वतंत्र भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक महान्यायवादी थे। ठीक है, उसके अलावा वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट टाइम पे कौन है, तो वो है KK वेणुगोपाल। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। प्रथम एजी कौन, MC शीतलवाड़, और वर्तमान में कौन है इस टाइम, KK वेणुगोपाल, जो कि 15वें ये भी लिख देता हूं मैं, 15वें यानी कि 15 नंबर के हैं ये 15वें। नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। प्रथम एजी MC शीतलवाड़ और अभी के हैं KK वेणुगोपाल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं योग्यता। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए एक महान्यायवादी बनने के लिए। तो पहली में योग्यता होनी चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत के नागरिक, बिल्कुल क्योंकि बाहर वाले नागरिक को हम लोग यहाँ नहीं रहते, तो किसी भी चीज में पहली प्रायोरिटी ये बनती है भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड बनती है वो और में आ जाती है, या 5 वर्ष तक यानी कि 5 ईयर्स तक लगातार हाई कोर्ट में कोई जज रहा हो, किसी भी इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट में एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में अगर वो जज है 5 साल तक लगातार, तो वो इसके लिए योग्य होगा। और अगर वो जज नहीं है यानी कि और में वो 10 साल तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता रह चुका हो यानी कि वकील रहा हो, उसने वकालत करी हो। ठीक है, तो ये दोनों और में आते हैं, या तो हाई कोर्ट में 5 साल जज रहा हो और या तो वो 10 साल तक हाई कोर्ट में लगातार अधिवक्ता रहा हो। अगर जज है तो भी ठीक है, जज नहीं है तो अधिवक्ता है तो भी ठीक है। तो ये दोनों क्वालिफिकेशन उसकी पूरी होनी चाहिए। तीसरा आता है राष्ट्रपति की राय में वो विधि का जानकार होना चाहिए, विधिवेत्ता होना चाहिए, विधि का जानकार होना चाहिए राष्ट्रपति की राय में। अब राष्ट्रपति की राय का मतलब ये है कि अगर उसके पास कोई लॉ की डिग्री नहीं है, LLB LLM वगैरह कुछ उसने नहीं किया है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को लगता है कि ये पर्सन, ये को कानून की बहुत जानकारी है, कानून के बारे में उसको बहुत समझ है। क्यों, राष्ट्रपति अगर उस पद पर बैठा है तो उसको इन सब चीजों की समझ होगी कि कौन किस लायक है, वो समझता होगा। ठीक है, तो अगर वो जानता है तो वो भी इसको बना सकता है, महान्यायवादी बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा आज तक कभी इंडिया में हुआ नहीं है और आगे जब होगा तब देखी जाएगी। अभी फिलहाल ऐसा कोई ये वाला चीज नहीं हुआ, लेकिन योग्यता में है तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर के बेसिक आप समझ गए होंगे। अब इसका कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल पे आते हैं। कार्यकाल इसका मेनली 5 वर्ष माना जाता है भाई, जब तक एक सरकार में होती है वैसे ही बेसिकली 5 वर्ष माना जाता है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति के प्रसाद पर रहता है, यानी कि कोई 5 वर्ष फिक्स नहीं होता है। राष्ट्रपति भैया जब तक चाहे तब तक उसको रख सकता है, जब मन भर जाए तब हटा दे भाई। ठीक है, हो सकता है राष्ट्रपति का मन 1 साल या 2 साल में भी भर जाए, हटा दो भाई, और हो सकता है 5 साल से ज्यादा भी, 7 साल 8 साल भी या 10 साल तक भी
मन नहीं भर रहा है राष्ट्रपति का तो वही चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको मेन समझना है। 5 वर्ष नहीं होती है, अगर पेपर में ऑप्शन में आता है कि 5 वर्ष है तो 5 वर्ष नहीं होती, उसमें एक ऑप्शन ये भी लिखा होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो महान्यायवादी का कार्यकाल मेनली राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, नहीं राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वो उसे रख सकता है। ठीक है, अब इनके कार्य क्या होते हैं वो जानते हैं भाई। तो मेनली इनका कार्य क्या होता है, सरकार का कानूनी सलाहकार होता है मेन। तो सरकार को किसी भी चीज में, किसी भी परामर्श पर कोई कानून की सलाह की जरूरत होती तो कौन देगा, ये देंगे आके महान्यायवादी हमारे देंगे आके एजी साहब। ठीक है, तो सरकार को किसी भी चीज में कानून की सलाह होगी या किसी भी वगैरह किसी भी चीज में अगर कानून की कोई जरूरत पड़ेगी तो कौन देंगे, हमारे एजी साहब देंगे। ठीक है, दूसरा बोला गया है संसद के कार्यक्रमों में भाग ले सकता है और वोट भी सकता है। हाँ, एक चीज ये है कि वो संसद में बैठ सकता है आराम से, उसकी सीट होती है, अपना आराम से बैठे, उसके जो वहाँ सुनवाई चल रही है किस टॉपिक पे क्या बात चल रही है वो आराम से हिस्सा ले, आराम से सुने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक समय ऐसा आता है कि जब वहाँ पर वोट डालने की जरूरत पड़ती है, भाई वोटिंग होती है, भाई राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है या प्रधान उसका उपराष्ट्रपति का चुनाव, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे होता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो उसमें अगर हो रहा है तो वो वोट नहीं डाल सकता, वोट डालने का राइट उसके पास नहीं होता है। क्यों नहीं होता ये आपको समझ सकते हैं भाई, सिंपल से लॉजिक सी बात है कि राष्ट्रपति के उन्होंने उसको अपॉइंट किया है तो मेनली जाहिर सी बात है वो राष्ट्रपति का ये थिंकिंग होती है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए जगह नहीं दी है, वोट नहीं डाल सकता। उसके अलावा सरकार के विरुद्ध सलाह नहीं दे सकता। अब आप खुद समझिए कि वो सरकार का कानूनी सलाहकार है, सरकार ने उसे रखा है, तो सरकार के खिलाफ कैसे जा सकता है, नहीं जा सकता। ठीक है, मान लीजिए ए पार्टी की सरकार है तो वो बी पार्टी को कोई परामर्श नहीं दे सकता, कोई सलाह नहीं दे सकता कि भाई एक काम करो, हम ए पार्टी को ये चीज सलाह दिए हैं, आप इसका तर्क निकालो, वो तर्क भी मैं ही बताऊंगा आपको, ऐसे करो, ऐसे आप इन पे गौर कर सकते हो, नहीं बता सकता। क्यों, तो सरकार भी सलाह नहीं सकता। इसके बाद वो किसी भी केस की सुनवाई कर सकता है, भाई किसी भी केस की सुनवाई उसका मन चाहे वो मांग सकता है कि भाई हमको इसके बारे में नॉलेज दो, हम अपना इसके बारे में जानना चाहते हैं, वो अपना उसमें सुनवाई कर सकता है। हाँ, एक मेन इंपॉर्टेंट बात, सरकार से वो कोई पैसे नहीं लेता है पैसे नहीं लेता है मतलब क्या, सरकार को पैसे इसको पे नहीं करती है। ठीक है, काम से लाके क्यों नहीं करती है, उसका भी रीजन होता है, क्योंकि आपने अभी यहाँ पढ़ा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसका कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति जब चाहेगा। अगर राष्ट्रपति ने उनको सलाह रख लिया, वो अपना मेन काम जो है उसका वकील का अधिवक्ता का वो छोड़ के आपको सलाह देने के लिए आया है, ठीक है, तो उसने अपना वो काम छोड़ दिया, वो नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज है कि आप किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ आए तो अगर आप लाभ के पद पर होंगे तो जाहिर सी बात है लाभ का पद आपको छोड़ना पड़ेगा, लाभ के पद आप छोड़ के आएंगे तो अगर आप राष्ट्रपति के प्रसाद पर हैं तो 1 साल 2 साल में मन भर गया फिर तो आप क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, आप घर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो महान्यायवादी होता है वो गवर्नमेंट से तनख्वाह नहीं लेता है, वो अपने प्राइवेट केस ऑटोमेटिक मतलब अलग से सॉल्व करता है, वो निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है, किसी भी केस की सुनवाई कर सकता है, अपने खुद की अलग प्रैक्टिस कर सकता है, अपना खुद का अलग सम्मत हो सकता है। ठीक है, लेकिन उस सारे प्रकरण में ठीक है वो सरकार के विरुद्ध कोई सलाह नहीं दे सकता है। ठीक है, ये उसको शपथ दिलाई जाती है। तो आई थिंक आप इतना समझ चुके होंगे कि महान्यायवादी हम लोगों ने क्या पढ़ा। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 76 में आता है, 76 को चेंज करके आप इजी कर सकते हैं, इजी को 76 कर सकते हैं, तो इससे याद करने में आसानी होती है। नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उसके अलावा पहले कौन थे, एमसीसी तलवार, अभी कौन है, के वेणुगोपाल। ठीक है, योग्यता क्या होनी चाहिए, भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 साल तक जज होना चाहिए या तो 10 साल तक अधिवक्ता होना चाहिए, रहा हो किसी भी हाई कोर्ट में। उसके अलावा भाई कोई राष्ट्रपति की नजर में कोई कानून का सलाहकार होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर होता है। उसके अलावा कार्य तो सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, सरकार के विरुद्ध कोई सलाह नहीं दे सकता है, किसी भी केस की सुनवाई कर सकता है, वोट नहीं डाल सकता, संसद के कार्यक्रमों में भाग ले सकता है। तो आई थिंक इतना आप सब समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और हाँ इसी में एक चीज और नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर इसको हटाने की बात आएगी, ठीक है, कोई कदाचार का उल्लंघन करता है या जैसे आपने यही बोला कि सरकार को सलाह दी जाएगी तो हटाए कैसे, राष्ट्रपति ने आया चलो हटो, ऐसे लाए ऐसे हटा देंगे, नहीं हटा सकते। उसके ऊपर भी राष्ट्रपति के द्वारा ही जैसे लगा था हम लोग ने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग, तो हटाया किसके जा सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे। अब इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
चलिए इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, अब अटॉर्नी जनरल ने अपना एक सलाहकार रखा हुआ है सलाहकार रखा हुआ है जिसको बोलते हैं, हिंदी में लिखूं मैं, सॉलिसिटर जनरल। इन्होंने अपना एक सलाहकार खुद रख लिया भाई। क्यों? क्योंकि नीड पड़ती है। क्यों? एक अटॉर्नी जनरल होता है वो एक समय पर एक से ज्यादा जगह पर मौजूद नहीं हो सकता है वो कानून का सलाहकार देश में है, वो सरकार को, केंद्र सरकार को दे सकता है, लेकिन उसी समय किसी भी चीज में उसको किसी स्टेट में जाके जरूरत पड़ सकती है तो वो अपने सॉलिसिटर जनरल को भेज सकता है। ठीक है। अब सॉलिसिटर जनरल के नीचे उसने दो और लगा लिए। कौन? एक एडिशनल, यानी कि अतिरिक्त एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर एडिशनल। तो ये लोग अपना सॉलिसिटर जनरल। ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल तो जैसे मैंने आपको बताया ही, कौन है? के वेणुगोपाल। और इसके अलावा जो सॉलिसिटर जनरल है इस समय कौन है? तुषार मेहता। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया अटॉर्नी जनरल भाई केंद्र सरकार का प्रमुख वो होता है, कानूनी सलाहकार होता है। अब उसने इसके नीचे एक होता है सॉलिसिटर जनरल, बिल्कुल असिस्टेंट बोल सकते हैं आप उसको, सॉलिसिटर जनरल। अब सॉलिसिटर जनरल के नीचे भी दो असिस्टेंट होते हैं, एक एडिशनल करके दो लोग होते हैं। तो एक समय पर हो सकता है एक से ज्यादा की जरूरत पड़ जाए तो वहां ये लोग जा सकते हैं, अपना मतलब केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलिए, तो इसमें एक चीज आप लोग आपको से पूछ सकते हैं, तो मैं उसको पहले ही आपको जवाब दे देता हूँ कि सारी जगह पर ये लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार यानी कि जो भारत सरकार होगी उसका वो कानूनी सलाहकार होता है, उसको वो किसी भी चीज में सलाह दे सकता है। ठीक है। बट राष्ट्रपति को नहीं दे सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति को सलाह देने का कोई वो नहीं। तो राष्ट्रपति को कौन सलाह देगा उसके बारे में जानते हैं। तो मेन रूप से राष्ट्रपति का, आप ये लिख लीजिएगा, कानूनी सलाहकार कौन होता है भाई? राष्ट्रपति को अगर सलाह जरूरत किसी भी चीज में जरूरत होगी कानून की, तो वो किससे लेगा? बोलेगा भाई सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है। तो बोलेगा किससे? सुप्रीम कोर्ट से। इसके अलावा भाई जरूरत पड़ सकती है किसको? राज्यपाल को। किसी भी स्टेट के राज्यपाल को जरूरत पड़ सकती है किसी भी वक्त किसी भी कानूनी सलाह की, तो उसको कौन देगा? कौन देगा भाई? तो वो देगा। ठीक है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देते हैं क्रमशः। इसके अलावा जो मैंने भी आपको बताया केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार, अभी आपको बताया होता है एजी, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग महान्यायवादी। ठीक है। अब केंद्र सरकार के अलावा एक सरकार और होती है जो राज्य में होती है, तो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन हो सकता है?
तो उसको भी हम लोग बोलते हैं एजी। अब आप बोलेंगे ये एजी क्या है? तो यहाँ एजी अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, यहाँ एजी होता है एडवोकेट जनरल, इसको बोलते हैं हिंदी में महाधिवक्ता। ठीक है, तो ये होते हैं मेनली 4 रूप से। देखो किसी को कानूनी सलाह की, अब आपको कानूनी सलाह की जरूरत पड़ेगी तो वो अलग मेथड है, लेकिन मेन सुप्रीम कोर्ट को चाहिए होगा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को दे सकता है, हाई कोर्ट राज्यपाल को दे सकता है, केंद्र सरकार किससे ले सकती है? अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी से, और अगर राज्य की सरकार होगी तो वो किससे ले सकती है? एजी, वहां भी एजी होता है बट उसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं, महाधिवक्ता बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा, जब राज्य को हम लोग कवर करेंगे तब आएगा, तो हम इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। अभी आप महान्यायवादी के बारे में जितना मैंने आपको बताया उतना आप सब समझ। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आर्टिकल नंबर 77 और 78 में, जो मेनली इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम लोग एक बार जान लेते हैं कि आर्टिकल 77 में क्या दिया हुआ है। बोला गया भारत सरकार के कार्यों को संचालन, तो भारत सरकार के जो इंडियन गवर्नमेंट के जो कार्य होते हैं मेनली, तो वो सब किस तरह से संचालित किए जाते हैं, वो किसकी निगरानी में संचालित किए जाते हैं, मेन उससे रिलेटेड आर्टिकल नंबर 77। उसके अलावा 78 तो बोला गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी पीएम, इसका मतलब क्या है? पीएम की अध्यक्षता में जो भी काम होगा उसमें साइन किसके होंगे? हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति के। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे जा रहे हैं पाकिस्तान को खरीदने के लिए, पाकिस्तान लेने के लिए, कब्जा करने के लिए, तो मूड किसने बनाया? प्रधानमंत्री बनाया, राष्ट्रपति अपना मूड नहीं बना सकता है इस चीज में। तो प्रधानमंत्री ने अपना मूड बनाया, चलो भाई पाकिस्तान को अपने अंदर लेते हैं, इंडिया में ले लेते हैं। तो लेकिन जाने के लिए परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति से लेनी पड़ेगी। तो वो किसके अंदर आता है? वो 78 के अंदर आता है। भाई कोई भी काम करना पड़ेगा आपको राष्ट्रपति से पूछ के परमिशन लेके करना पड़ेगा। और अगर नहीं परमिशन लेते हैं, ठीक है, नहीं परमिशन लेते हैं, तो जो MOU होता है हमारा, उस पर साइन किसके होंगे? उनके होंगे। तो भाई साइन किसके होंगे? आप पाकिस्तान ले तो आए, ठीक है, लेने के बाद इन्होंने एंट्री देना मना कर, भाई नहीं देंगे एंट्री। तो जब एंट्री देना मना कर देंगे तो आपको इस पे साइन, पहले हमारे साइन लो तब हम जाके आपको एंट्री देंगे। ठीक है, तो ये समझ लीजिए बारात में जो फूफा जी की हाल होते हैं वही हमारे राष्ट्रपति की हाल है मेनली, बस वही है, मुंह फुलाए रहेंगे हमेशा। तो पीएम को कोई भी काम करना होगा वो किससे पूछे? राष्ट्रपति से जानकारी लेके करेगा। तो पीएम की अध्यक्षता में वैसे भी बोला जाता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही सब सारे काम करता है। तो काम ये करते हैं दिखावे के लिए, लेकिन मेन काम इनका होता है। तो 77 78 कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आप जानने के लिए समझ लीजिएगा। तो अब आते हैं मेन आर्टिकल नंबर 79 जो हमारा मेन है पार्लियामेंट के बारे में हम जानते हैं। तो पार्लियामेंट हो गया हमारा संसद, और ये कहाँ पर है भाई? पहली बात आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा दिल्ली में है, जिसको हम लोग संसद भवन बोलते हैं मेनली। ठीक है भाई, 2 बड़े बड़े हॉल होते हैं इसमें, एक हो गया हमारा राज्यसभा, एक हो गया हमारा लोकसभा। सिंपल ही बात है। राज्यसभा में अब भाई हॉल है तो उसमें बैठने के लिए लोगों के ठहरने के लिए कमरे, वो कुर्सियाँ वगैरह भी होंगी। तो वो सीट्स कितनी होती है उसको बोलते हैं लोग 245 है प्रेजेंटली। वैसे 250 होती है राज्यसभा में, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे 245 है। लोकसभा में कितनी है? 545। ठीक है, तो लोकसभा की 545 और राज्यसभा की 245, ये भी प्रेजेंट टाइम में है मेनली। तो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, जाहिर सी बात है, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। राज्यसभा में 245 और लोकसभा में 545 सीट। ठीक है, अब ये वर्ड आया कहाँ से? वर्ड कौन सा? संसद। मेनली ये फ्रेंच भाषा का शब्द है संसद। ठीक है, जननी, जननी मतलब इसकी जो कहाँ से लिया गया, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो संसद बोला गया, ये इसमें कहाँ से लिया गया? तो मेन लिया आया ब्रिटेन से। हम लोग ने फंडामेंटल जो राइट्स पढ़े थे उससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि ये कौन सी चीज कहाँ से ली गई। अगर नहीं याद होगा आपको तो एक वीडियो फिर मैं दोबारा बना दूंगा। सदन, अब सदन मतलब कितने घर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सदन कितने होते हैं भाई? 2 सदन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। तो इसमें हो गए 2 सदन, और 2 सदन में एक हो गया भाई राज्यसभा, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अपर हाउस, अपर हाउस। और एक हो गया लोकसभा, जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर हाउस।
ठीक है। तो राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस। तो दो सदन होते हैं, दो घर होते हैं। मान के चलिए एक बड़े से घर के अंदर दो कमरे दिए हुए आप मान के चलिए, एक कमरे में 245 लोग रहते हैं, ठीक है, एक कमरे में 545 लोग रहते हैं मेनली, ठीक है। अब अंग पूछा जाए, जो मेन इंपॉर्टेंट ये दो हैं, सदन और अंग। सदन का मतलब होता है कितने सदन है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा दो कमरे हैं, लेकिन अंग का मतलब होता है कि टोटल कितने लोग हैं, ठीक है। तो क्या लोकसभा राज्यसभा को मिला के जो संसद भवन पूरा हो जाता है? नहीं पूरा होता है, इसलिए कि कोई भी बिल आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिल आया, वो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, तो क्या वो बिल बन गया? नहीं बनेगा। जब तक उस पर सॉरी राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे, राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होंगे, तब तक कोई भी बिल पास नहीं हो सकता है। तो तीसरा महत्वपूर्ण अंग क्या बन गया? वो राष्ट्रपति बन गया। तो अंग हमारे कितने हो गए? मेनली 3 हो गए, 3 अंग हो चुके हैं, यानी कि 2 तो आप थे, राज्यसभा और लोकसभा, इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा हो गया, तो हो गया भैया राष्ट्रपति। तो ये तीनों मिला के अंग बन गए। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि संसद के, पार्लियामेंट के कितने सदन होते हैं, तो 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस। संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। निर्माता कौन थे? निर्माता मतलब किसने इसकी वो बनाया था? तो वो थे हमारे लुटियन वेडन। वैसे ये इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, पूछा नहीं गया कभी। तो लुटियन वेडन इसके निर्माता थे, वो क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने इसको डिजाइन किया। वैसे दोबारा आपको सबको पता ही होगा कि बन रहा है संसद भवन, नया बिल्कुल कंप्लीट बन रहा है। वो जो 2024 से जो अगला इलेक्शन होगा हमारा लोकसभा का, उसमें से उसके अगली बार जो नई सर बैठेगी, तो वहीं पर जाके बैठेगी, ये मान लिया। और वैसे भी 2026 में लोकसभा की सीटें बढ़ने वाली हैं, और यहाँ पर सीटें अभी है नहीं उतनी अवेलेबल, तो नया बना, जिसमें लोकसभा अलग कर दिया गया, राज्यसभा अलग कर दिया गया। वैसे अभी एक ही संसद भवन में दोनों चीज है, लेकिन वैसे लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग कर दिया गया आगे। तो वो 2024 के बाद आपको मेनली काम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे आर्टिकल नंबर 79 जो हमारा संसद पर डिपेंड है। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, और आगे अब हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के एक साथ साथ पढ़ेंगे। तो एक सवाल हम लोग थोड़ा थोड़ा चीज समझते जाएंगे, दोनों कंपैरिजन करते चलेंगे। अलग अलग पढ़ने का कोई खास फायदा है नहीं, तो राज्यसभा लोकसभा साथ साथ पढ़ते हैं। तो मेनली राज्यसभा और एक लोकसभा होती है। राज्यसभा हमारी 80 में होती है, और लोकसभा हमारा 81, आर्टिकल नंबर 81 और 80। तो 245 और 545 मैंने अभी आपको बता दिया। यहाँ की सीटें 245 है, यहाँ की 545, ठीक है। और मेनली 250 होती है, लेकिन अभी 245 यहाँ चल रही है, और 545 यहाँ पर 543 चुन के लोग आते हैं, जो हम लोग हमारे द्वारा चुने जाते हैं, और 2 लोग होते हैं एंग्लो इंडियन। तो टोटल हो गया 545, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज तो हो गई राज्यसभा, बोलते हैं कि कभी इसको हटाया नहीं सकता, पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती है। लोकसभा हर 5 साल के बाद खत्म हो सकती है। तो यानी कि ये हो गया संसद का, क्या बोलते हैं, स्थायी अस्थायी। ये हो गया हमारा स्थायी सदन। ये सब मैं राज्यसभा के बारे में लिखूंगा, और इधर मैं सारा लोकसभा के बारे में लिखूंगा। तो ये हो गया हमारा स्थायी सदन, और ये हो गया हमारा अस्थायी सदन। अब इंग्लिश में मैं बताते चलूंगा साथ साथ। स्थायी मतलब हो गया परमानेंट, अस्थायी मतलब टेम्परेरी। भाई टेम्परेरी इसलिए क्योंकि इसमें जो आते हैं 545 लोग, या 543 बोलूंगा मैं, 545 नहीं बोलूंगा। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो हर 5 साल के बाद चेंज हो जाते हैं। 5 साल के बाद इनको हटा दिया जाता है, फिर नए मेंबर बुलाए जाते हैं। हो सकता है उसमें पुराने मेंबर्स भी कुछ आ जाएं, नो डाउट, पर हटाया पूर्ण हो जाता है, फिर दोबारा पूरे बुलाए जाते हैं, फिर सबको हटाया जाता है, फिर दोबारा बुलाए जाते हैं, ऐसे होता है। तो ये हो गया अस्थायी सदन, ये हो गया स्थायी सदन, ठीक है। क्या राज्यसभा को और लोकसभा को कोई भंग किया, लोकसभा को भंग तो किया जा सकता, राज्यसभा को भंग किया जा सकता। अब भंग मतलब होता है 20 से हटा देना, ठीक है। 20 से हटा देना मतलब जैसे कि राज्यसभा से कभी सब सदस्य हटाए नहीं जा सकते हैं, लेकिन लोकसभा, अब लोकसभा में जैसे कि फिलहाल के टाइम पर अभी बीजेपी के पास 273 सीट्स हैं सिर्फ बीजेपी की, और बहुमत के लिए इसका 1.2 कर लीजिए, 543 है, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा 4, 14 और 273, फॉर एग्जाम्पल 273 टोटल मान लीजिए, इतनी सीट चाहिए होंगी, ठीक, बीजेपी को 273। अब 273 इनके पास हैं, बाकी अलायंस जोड़ के टोटल 300 से ऊपर होगी। अगर इसमें तो मान लीजिए 50 लोग चले गए, ठीक है, तो 50 लोग चले गए, तो ये बचेंगे 223,
और वो सब जोड़ के जो इनके पास और भी मेंबर्स हैं, टोटल जोड़ के कितनी बनेगी जाके, मान लिया 57 होंगी, तो 50 60 70 60 80 बनेगी, चलो 47 मान लेते हैं। चलिए तो ये बना जाके 270, ये थोड़ी सी मैथ में जाइए, तो 270 बनी, लेकिन क्या ये 273 पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इस जगह पर राष्ट्रपति कहेगा कि भैया जो उनके जो बीजेपी के हेड होंगे यानी कि जो अध्यक्ष होंगे उनको बुलाएगा और कहेगा भैया हमको लोकसभा में इतने सीट दिखाओ, 273 आप लोग के पास हैं, लेकिन वो घूम फिरा के सबको जोड़ के वो दिखा पाएंगे कितनी, 270 नहीं दिखा पाए 273, तो वो कहेगा भैया हम 2024 का वेट नहीं करेंगे, जो अगला चुनाव 2024 में होने वाला है, हम भैया 2021 में ही आपका दोबारा चुनाव करवाएंगे बस। तो इसको बोलते हैं भंग होना, यानी कि 2 साल में भंग कर देंगे, 2019 में चुनाव होगा, 2021 में भंग कर देंगे, फिर 2021 में चुनाव होंगे, तो इसको बोलते हैं भंग करना। तो ये सदन कभी भंग नहीं हो सकता, यानी कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता, इसमें कोई राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकता है और ये भंग हो सकता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये भंग हो सकता है, ये भंग नहीं हो सकता। आई थिंक इतना आप सब समझ गए होंगे, समझ चलिए आप लोग। चलिए ठीक है, तो अस्थाई स्थाई हो गया, स्थाई भंग हो गया। इसके अलावा राज्यसभा होता है हमारा, इसको बोलते हैं जो इसको बोलते हैं अपर हाउस लोअर हाउस, यानी कि हो गया जनता का सदन। जनता का सदन मतलब यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उसको कौन चुनता है, तो जाहिर सी बात है कौन चुनता है, राष्ट्रपति नहीं चुनता है, हम लोग चुनते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है और हम लोग चूज करते हैं। ठीक है, तो जनता का सदन यानी कि इसमें हम लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करते हैं और इसमें हम लोग खुद चुनते हैं। इसके अलावा ये किसका होता है, ये होता है थोड़ा सा पढ़े लिखों का, यानी कि शिक्षित सदन होता है, इसको बोल सकते हैं हम लोग, या यूं बोले कि एमएलए होते हैं भाई, एमएलए का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो एमएलए का सदन भी कह सकते हैं। शिक्षित सदन, जनता का सदन। ये हो गया हमारा निम्न सदन। निम्न मतलब छोटा, कम लोग वाला, क्योंकि हम लोग चुन के भेजते हैं इसलिए छोटा है। और हमसे अगर ऊपर के लोग, यानी कि हम लोग से ऊपर अगर माने तो एमएलए लोग चुन के भेजते हैं, वो यहाँ पर भेजते हैं, तो ये हो गया हमारा उच्च सदन, यानी कि हायर लोअर। ठीक है, इतना हो गया। स्थायी अस्थायी भंग हो सकता है राज्यसभा, नहीं भंग हो सकता है लोकसभा, राज्यसभा नहीं भंग हो सकता है। उसके अलावा एमएलए चुनते हैं, यहाँ पर शिक्षितों का सदन बोलते हैं, इसको बोलते हैं जनता का सदन। ये निम्न सदन, ये उच्च सदन, इसको प्रथम सदन भी बोलते हैं भाई। अगर संसद का प्रथम सदन, क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ही सारे पूछे जाते हैं कि वो संसद का प्रथम सदन तो लोकसभा संसद का निम्न सदन, तो लोकसभा संसद का उच्च सदन, तो राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन, सेकंड बोलते हैं इसको, द्वितीय सदन। तो ये हो गया राज्यसभा। ठीक है, इतना सब हो गया, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो पानी पी लेता हूँ। यहाँ पर चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, सीधा चुनाव होता है। यहाँ चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली। ठीक है, देख लीजिए, ये होता है डायरेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट। इसके अलावा कुछ बचा? बिल्कुल बचा। इसका कार्यकाल
5 साल। यहाँ का कार्यकाल 6 साल। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। कार्यकाल किसका होता है? लोकसभा का नहीं होता है, राज्यसभा का नहीं होता है, लोकसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का, इसके जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं 545, ठीक है, तो उनका कार्य करने का कब तक वो लोग कर सकते हैं, उनका टेन्योर कितना होता है? तो 5 ईयर्स। 2019 में चुनाव हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट चुनाव 2024 में, अगर कोई बीच में गड़बड़ नहीं होती है, भंग नहीं होता है, तो 2019 के बाद सीधे 2024 में चुनाव हो गया। 5 साल का टेन्योर रहेगा। लेकिन इसका राज्यसभा का, राज्यसभा का कितने का होता है? 6 साल का होता है कार्यकाल सदस्यों का, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, तो राज्यसभा कभी हटाई नहीं जा सकती है। हाँ, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उनका कार्यकाल टोटल 6 साल का होता है, ठीक है, और हर 2 साल के बाद 1/3 लोग चेंज होते हैं, ठीक है, हर 2 साल के बाद 1/3 लोग चेंज होते हैं। कैसे, उसको भी हम लोग अभी जानते हैं। बाकी इतना आप सब समझ गए होंगे। एक बार मैं इसको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ एक बार। तो आर्टिकल नंबर 79 में हम लोग आते हैं। सब जो पार्लियामेंट है हमारा, पार्लियामेंट संसद भवन उसको बोलते हैं। पार्लियामेंट हाउस कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। स्टार्टिंग करते हैं, शब्द कहाँ से आया संसद वाला? तो वो आया फ्रेंच भाषा से लिया गया है। इसकी जो जननी है, यानी कि कहाँ से लिया गया है? तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। तीसरा आता है सदन। सदन, इसमें कितने हाउस होते हैं? तो एक होता है लोअर हाउस, एक होता है अपर हाउस, यानी कि राज्यसभा, एक लोकसभा। उसके अलावा जो अगर अंग बोला जाए, कितने अंगों से मिलकर बनता है, तो बिना राष्ट्रपति के राज्यसभा लोकसभा भी बेकार हो जाता है, क्योंकि उससे कोई भी बिल पास होगा तो जब तक राष्ट्रपति की साइन नहीं होगा तब तक वो बिल मंजूर नहीं होगा। तो अंग पूछा जाए तो राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा, तीन होंगे अंग, 3, सदन 2। उसके अलावा बनाया किसने था? तो लुटियन वेटन ने बनाया था। बनाया मतलब उन्होंने नहीं बनाया था, निर्माता वही कहे जाते हैं, अपने हाथ से नहीं बनाया था उन्होंने, ठीक है। तो इसके अलावा आर्टिकल नंबर 80 पूछा जाए तो 79 में पढ़ ले पार्लियामेंट। आर्टिकल नंबर 80 में आता है राज्यसभा, और आर्टिकल नंबर 81 लोकसभा। आर्टिकल नंबर 81 यानी कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 545, 543 जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं हम लोग चुन के आते हैं, और 2 जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे एंग्लो इंडियन होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? तो 245 है अभी फिलहाल वर्तमान में, वैसे 250 होते हैं। 238 हमारे इलेक्टेड होते हैं, और 230 इलेक्टेड होते हैं, और जो 12 होते हैं वो कला, साहित्य वगैरह अलग अलग चीज़ों से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, कि चूज करके भेजे जाते हैं, ठीक है। तो अभी इस टाइम 245 है। जो बोलते क्या क्या है लोकसभा को, दूसरा नाम जैसे बोल सकते हैं कि लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहते हैं। अस्थायी सदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर 5 साल के बाद यहाँ पर मतलब लोग चेंज हो जाते हैं, ठीक है, भंग कर दी जाती है। भंग कौन सी लोकसभा होती है? लोकसभा भंग होती है। राज्यसभा को भी भंग नहीं की जा सकती, हटाई नहीं जा सकती। बीच में लोकसभा को तोड़ा जा सकता है, राज्यसभा को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। तीसरा आता है शिक्षक सदन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पढ़े लिखे और कह सकते हैं एजुकेटेड लोग ज़्यादा होते हैं, और लोकसभा में पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोग थोड़े से कम होते हैं। हाँ, जनता का सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि राज्यसभा में सीधे जनता का कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं होता है, लेकिन लोकसभा में जनता का सीधे निर्वाचन, मतलब जनता सीधे चुन के अपने प्रतिनिधि को भेजती है। इसके अलावा निम्न सदन बोलते हैं किसको? लोकसभा को। उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को। प्रथम सदन लोकसभा, और द्वितीय सदन राज्यसभा। इसका चुनाव डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट हम लोग वोटिंग करते हैं। चूज करके भाई 2024 आएगा, ठीक है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, हम लोग वोट देंगे, वोट के बाद सीधे हम लोग पहुंच जाएंगे लोकसभा में। तो डायरेक्ट चुनाव होता है। इसका इनडायरेक्ट चुनाव होता है। इससे चुनाव किसके द्वारा होता है? जो विधायक होते हैं हमारे द्वारा चुने गए विधायकों के द्वारा, वो लोग चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। कार्यकाल लोकसभा का 5 साल का होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा हमेशा जिंदा होती है, मतलब कह सकते हैं, क्योंकि कोई भंग नहीं होती, तो ये हमेशा नॉन स्टॉप चलती रहती है, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। अब हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य हटाए जा सकते हैं। अभी उसको मैं डिफाइन करता हूँ कैसे, ठीक है।
थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं भाई ये लोकसभा होगी, इसको पूरा दे देते हैं लोकसभा में, ये पूरी पूरी लोकसभा होगी, ठीक है। लेकिन राज्यसभा इतनी है, इसका क्या किया जाए भाई, उन्होंने कर दिया 3 पार्ट कर दिए। अब 3 पार्ट उन्होंने उसमें घर में नहीं कर दिए कि भाई इतना हमारा इतना हमारा इतना, मतलब सदस्यों को, सदस्य कितने थे 245 थे, ठीक है। तो इसको डिवाइड बाय 3 करके वो लोग हमेशा चलाते रहते हैं, ठीक है। जो भी राज्यसभा और इसके लोगों को हमेशा 2-2 साल में चेंज करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखते हैं, इसको थोड़ी देर के अलग कर देते हैं, इसका सबका एक साथ चुनाव होता है भाई, एक साथ चुनाव हुआ 2019 में, इसके बाद फिर अगला 5 साल के बाद रहा, फिर अगला चुनाव 2024, फिर अगला चुनाव 2029, ये 5-5 साल के बाद लगातार चेंज होता रहता है। लेकिन यहाँ पर जब चुनाव होता है तो वो एक साथ नहीं होता है, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया, हर 2 साल के बाद एक चुनाव होता है। यानी कि अभी चल रहा है 2021, ठीक है, मान लीजिएगा। तो 2021 में उसने चुनाव कराया इस वाली चीज के पार्ट का, तो ये खत्म, ये बाकी 2 पार्ट अभी भी हैं, यहाँ के लोग अभी भी हैं। अगले 2 साल बाद यानी कि 2023 में उसने, यहाँ के लोग तो आ गए थे, यहाँ के लोग तो 2021 में इलेक्ट होके आ गए थे, 2023 में उसने इसका चुनाव करा लिया, तो ये वाला और ये वाला यानी कि पहला वाला और लास्ट वाला अभी भी है, इसने यहाँ का चुनाव करा लिया। अगले 2 साल बाद यानी कि 2025 में उसने यहाँ वालों का चुनाव करा लिया, तो यानी कि वो 2 लोग यहाँ पर अभी टिके हुए हैं क्योंकि लोगों का चुनाव ऑलरेडी हो चुका है अभी मतलब। इसके बाद जब अगला चुनाव आएगा यानी कि 2027 वाला, तो वो 2027 वाला घूम के दोबारा से इसका आ जाएगा पहले वाले का, तब ये दोनों रहेंगे। अब आप यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं 2021 से 2027 कितना हो गया, 6 साल हो गया। इसीलिए वो रहते हैं लोकसभा के एक सदस्य जो यहाँ पर 2021 में सेलेक्ट होके आया होगा, इलेक्ट होके आया होगा, वो 2027 में हटाया जाएगा, हटता है कि नहीं वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन 2027 में यानी कि 6 साल तक कार्य किया, उसने नहीं किया। यहाँ वाला जो होगा 23 वाला, वो अगले 2 साल बाद कब इलेक्ट होके आएगा, 2029 में। यहाँ वाला कब होगा, तो वो 2031 यानी कि 31 में, ठीक है। आप सब समझ गए होंगे। इस तरह से ये कार्यक्रम चलता रहता है, हर 2 साल के बाद 1/3 यानी कि 3 में से एक लोग को हटा दिया जाता है, उसको चुनाव करा दिया जाता है। ये हो गई बात राज्यसभा की। लोकसभा पूरा जाता है, पूरा आता है, यहाँ पर कोई रहने वाला नहीं, मतलब नहीं है, ठीक है। आई होप आप अब आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले कि जो हम लोग ने आर्टिकल पढ़ लिए हैं, जो जितना हम लोग जान लिया है उसको एक बार रिवाइज करेंगे और उसको आप लोग समझ अपने मन में ध्यान में रखिएगा। बाकी अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्रस्ताव वगैरह कुछ जान लेते हैं, थोड़ा सा कैसे संसद की कार्रवाई वगैरह होती है उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इसी वीडियो में हम लोग बाकी देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग ने आर्टिकल नंबर 76 पढ़ा था, जो हम लोग ने एजी वाला पढ़ा, महान्यायवादी। उसके बाद 77 पढ़ा, 78 पढ़ा, 79 में हम लोग ने संसद पढ़ा, 80 में हम लोग ने राज्यसभा और 81 में लोकसभा भी कंप्लीट कर लिया। तो एक बार आप दोबारा इसको ब्रेक में जाके देखिएगा, रिवाइज करेगा। अब बात करते हैं कुछ प्रस्ताव के बारे में, कुछ मोशन के बारे में। जैसे कि पहला बोला गया ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना उस प्रस्ताव का मेन मोटिव होता है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिंग अटेंशन। तो जैसा कि डेफिनेशन लिखी हुई है, अध्यक्ष की अनुमति से, अध्यक्ष मतलब जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, जाहिर सी बात है अध्यक्ष की, उसकी परमिशन लेकर कोई सांसद किसी मंत्री का ध्यान सार्वजनिक हित के किसी महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करता है, उसे कहते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई देश में कोई ऐसी घटना हो रही, कोई अच्छे काम के लिए हो रही है, फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत अभियान चल रही है या चल रहा है, तो उस पर किसी मंत्री का ध्यान नहीं जा रहा, नहीं ध्यान दे रहा उस पर, तो कोई भी सांसद जो उस समय मंत्री नहीं हो, तो अध्यक्ष से अपॉइंटमेंट लेगा, अध्यक्ष से अपॉइंटमेंट कह रहा हूँ, परमिशन लेगा, परमिशन लेकर वो उस मंत्री से उस ध्यान आकर्षण करने के लिए, उस और ध्यान आकर्षण करने के लिए कह सकता है, तो उसको ही बोलते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। इसके लिए समझ गए होंगे आप सभी। अगर कोई डिफेंस से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है डिफेंस मिनिस्टर को बोलेगा, कोई होम से रिलेटेड तो होम मिनिस्टर को बोलेगा। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मंत्री को वो बोल सकता है कि इस तरफ आप ध्यान आकर्षित करिए, वो कह सकता है, ठीक है। अगला है विशेषाधिकार प्रस्ताव, यानी कि स्पेशल राइट मोटिव। तो यदि किसी मंत्री ने तथ्यों को छिपाकर या गलत जानकारी देकर संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन किया है, भाई जो संसद सदस्य की एक गरिमा बोली गई है या एक चीज बोली गई है, अधिकार बोले गए हैं,
अगर किसी ने उन चीजों को छुपाया है या कुछ गलत जानकारी दी है, तो वो आगे जाके अगर पकड़ी जाती है तो वो उस पर सजा भी हो सकती है और वो विशेषाधिकार प्रस्ताव में अंतर्गत आता है, कोई भी ला सकता है। जैसे कि हमको पता चला कि एक ये है पर्सन, इनके बारे में इन्होंने गलत जानकारी देकर यहाँ पर आए, ये मेरे साथ बिहार बोर्ड में या यूपी बोर्ड में पढ़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने कॉलम में लिखा है सीबीएसई बोर्ड 10th टॉपर, ठीक है। तो लेकिन मुझे मालूम है, मुझे इनकी मैंने तथ्य निकाले और इनके बारे में बताया, तो वो मेरे आ जाता है वो स्पेशल राइट अटेंशन उसको बोलते हैं, ठीक है, स्पेशल राइट मोटिव। तो ये आता है विशेषाधिकार प्रस्ताव, इसके बारे में भी जानकारी दी जा सकती है। ये मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जरूर नहीं कि यही तरह का हो, ठीक है। अगला आता है कार्य स्थगन प्रस्ताव। ये तो आए दिन आप सुनते होंगे, कार्य स्थगन प्रस्ताव। जब कोई विशेष घटना घटित होती है, देश में कोई विशेष स्थिति उत्पन्न होती है, तो सांसद सदस्य चाहे तो कहते हैं भैया स्थगित कर दो, बाद में बात करते हैं, पहले इस टॉपिक की बात करते हैं। जैसा कि कोई मोटिव चल रहा हो, अभी थोड़े दिन पहले जैसे किसान वाला आंदोलन चल रहा था, तो जब बजट सत्र चल रहा था हमारे यहाँ, तो किसी मंत्री ने या किसी सांसद ने बिल्कुल बताया कि कार्य स्थगित कर, जो बाकी का काम है उसको आप स्थगित करिए, उसका प्रस्ताव लाए कि आप बाकी का काम हटाइए, पहले आप इस किसान वाले आंदोलन पर विचार विमर्श करिए, इस पर आप बहस करिए। तो सारा हर चीज हटा के जब उस घटना पर विचार किया जाता है तो वो कहलाता है कार्य स्थगन प्रस्ताव, ठीक है। तो ये कुछ प्रस्ताव होते हैं जो हमारी लैंग्वेज में पढ़े जाते हैं, संसद की लैंग्वेज में आते हैं, बस उनको ही मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसमें। तो कार्य स्थगन प्रस्ताव आए दिन आप जैसे बोला कि आप देखते ही होंगे कि संसद की कार्यवाही इतने बजे तक स्थगित, वो अलग हो जाती है। कटौती प्रस्ताव आता है, तो भाई बजट की मांग में कटौती हेतु रखी गई प्रस्ताव। बजट आया, बजट सत्र में कोई चीज अननेसेसरी लगी किसी पर्सन को, तो वो एक प्रस्ताव ला सकता है। प्रस्ताव में वो बोल सकता है कि इस मांग को कटौती की जा करके इसमें बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि भाई इस सेक्टर से थोड़ा सा कम करके, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जरूरत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा कम करके आप हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर पे आप फोकस कर सकते हैं, उसको आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, तो कटौती कर सकते हैं उस चीज में। संसद की वेतन में कटौती की जा सकती है सांसदों के, भाई थोड़ा थोड़ा कम वेतन ले लो कुछ दिन, तो कटौती प्रस्ताव इसको बोलते हैं। इसके बाद आता है निंदा प्रस्ताव। ये भी आए दिन आपने सुना होगा कि कोई मंत्री कोई बिल लाता है, नहीं उसको पसंद आता, वही बाकियों को पसंद आता है, किसी विशेष मंत्री द्वारा अपनाई गई नीति है उसके कार्य को क्रिटिसाइज करने के लिए। भाई आए दिन मीडिया में कोई भी मंत्री मुंह खोल के कुछ बयान दे देता है, तो उस पर पार्लियामेंट में क्रिटिसाइज शुरू हो जाता है, भाई इन्होंने ऐसा बयान दिया, ये ऐसे घृणा करते हैं, ये फलाना है, ये ऐसे तरह से उसको बोलते हैं निंदा करना, यानी कि किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी मंत्री विशेष को उसको क्रिटिसाइज करना, वो होता है निंदा प्रस्ताव। तो इस तरह से अलग अलग तरह के प्रस्ताव लाए जाते हैं संसद में। तो वो हो गया ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, जैसे मैंने आपको किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षण करना कि भाई उस चीज से ध्यान हटाकर इस चीज पे आप फोकस करिए पहले। विशेषाधिकार बताया कि भाई गलत तथ्य जानकारी दी है, गलत जानकारी दी है, कोई चीज छुपा ली है, उसको बाद में निकाल आना। फिर आता है कार्य स्थगन, भाई कार्य को स्थगित करके, जैसा कि बोला गया है संसद प्रस्ताव कर सकता है संसद की वर्तमान कार्यवाही को स्थगित करके किसी विशेष कार्य में उस पर फोकस करने को कह सकता है, उस घटना पर विचार किया जाए, उस घटना विचार विमर्श किया जाए। कटौती प्रस्ताव, भाई बजट की मांग में कटौती प्रस्ताव कहलाता है। इसके अलावा निंदा प्रस्ताव, किसी विशेष मंत्री द्वारा अपनाई गई नीति या उसके कार्यों को क्रिटिसाइज करना हमारा निंदा प्रस्ताव कहलाता है, ठीक है। तो ये 5 मेन प्रस्ताव है। इसके अलावा अभी एक प्रस्ताव और है, वो आप लोग सबको पता होगा, अविश्वास प्रस्ताव उसको बोलते हैं, तो उस पर एक थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेते हैं, ठीक है। बाकी अब इतना आपको समझ में आ गया और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम लोग आगे। एक मैं बहुत ही स्पेशल जीएस की ट्रिक, तो इस वीडियो में आप हमारे साथ पॉलिटी के सेशन के साथ साथ ये वीडियो ट्रिक भी आप देख नहीं है, अलग से बनाओगे। ये क्यों बता रहा हूँ कि वीडियो में आप पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा में रहेगा, बीच में रहेगा कहीं को नहीं, उसमें ये जता जब तक मैं नहीं, उसमें ये जताने की कोशिश की जाएगी कि वीडियो के साथ साथ बनाया है। ये ऐसा जताना है कि मतलब वीडियो अलग चल रही थी, अचानक से बीच में हाँ, तो इसलिए फिर वो उसका जिक्र नहीं करना पड़ेगा ना, ये बात इसीलिए पूछा था। तो चलिए आपके लिए लेके आया हूं जीएस की धमाकेदार ट्रिक, हमारे साथ बने रहिएगा आरएल लर्निंग क्लासेस पे। तो चलिए एक दोहा, आपने हिंदी के टीचर आप हमारे साथ रजिस्टर पढ़ा रहे होंगे, आप हिंदी पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आप अभी आगे पढ़ेंगे दोहा। तो हम दोहा के रूप में आपको कुछ समाधि स्थल याद कराने की ट्रिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसा कि लिखा हुआ है दोहे के रूप में पढ़िएगा, इंदिरा की शक्ति जग में समाती, इंदिरा की शक्ति जग में समाती, वीर है राजीव लाल है विजय, बापू करे राज चाचा रहे शांत, भीम करे चेतना एकता जाए जेल, शंकर के हैं कर्म खराब चौधरी है किसान, और मैं लिखने वाला कौन अब है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है उसको मैं डिफाइन करता हूं साथ ही साथ। तो इंदिरा की शक्ति, इंदिरा मतलब समझ चुके हो आप लोग, समझ चुके होंगे कौन है, हमारी
एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ठीक है, अब इनके साथ क्या है, शक्ति लगा हुआ है, यानी कि शक्ति स्थल। ये मैं आपको बहुत ही बेहतरीन याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। आप ये दोहा याद रखिए, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, पसंद आए तो लाइक करते रहिएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। ओके, जग में आते हैं। कौन जग में? आपने सबने नाम सुना होगा जगजीवन राम जी का, बाबू जगजीवन राम। ठीक है, बाबू जगजीवन राम। ये कौन है? समता स्थल। इनकी समाधि कहाँ पर है? समता स्थल, मतलब इनकी समाधि को कहा जाता है समता स्थल। ठीक है, दिल्ली में है लेकिन समता स्थल कहा जाता है। ठीक है, साथ साथ बने रहेगा। अगला है वीर है राजीव। राजीव से आप लोग समझ चुके होंगे कौन? हमारे राजीव गांधी। ठीक है, कौन है? वीर है, बहुत वीर। तो वीर मतलब वीर भूमि, वीर भूमि। उसके बाद लाल, लाल मतलब लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल से निकल के आया लाल बहादुर शास्त्री। विजय मतलब विजय घाट। हाँ, आपको थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखना होगा कि कहां पर घाट है, कहां पर स्थल है, कहां पर भूमि है। ठीक है, तो इतना आप समझ कि इंदिरा की शक्ति, जग में समाप्ति, और वीर है राजीव, लाल है विजय। इससे 4 निकल के आए, इंदिरा शक्ति, जग समाप्ति, वीर राजीव, लाल विजय। अब आगे बढ़ते हैं। बापू, बापू मतलब आप सब समझते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। कौन है बापू? महात्मा गांधी। ठीक है, इसको मैं अलग से नहीं बताऊंगा कि बापू महात्मा गांधी है। या चाचा, हमारे चाचा कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसको मैं अलग से नहीं बताऊंगा कि चाचा। अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आपको कुछ नहीं पता है। तो बापू करे राज, राज मतलब राजघाट। ठीक है, शांत, चाचा मतलब शांत, शांत मतलब शांति वन, शांति वन। ठीक है, फिर आ जाइए भीम। भीम से क्या निकल के आता है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। चेतना मतलब चैत्य भूमि, चैत्य भूमि। उसके बाद एकता, एकता जाए जैल, जैल तो आपको सबको पता होगा, ज्ञानी जैल सिंह। कहां पर है? एकता, एकता स्थल। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं शंकर। शंकर मतलब शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा। कर्म खराब है भाई इनके, तो कर्म मतलब कर्म भूमि। उसके बाद चौधरी, चाचा चौधरी नहीं है, ये चौधरी चरण सिंह है। तो चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। किसान यानी कि किसान घाट। लास्ट निकल गया है मैं, मतलब अभय से तो आप लोग समझ चुके होंगे, अभय घाट। लेकिन मैं मतलब मोरारजी देसाई। देखिए, इस ट्रिक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने आप से ये याद रखिए, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ट्रिक आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पसंद आगे बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव? भाई हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है, सिंपल सी बात है। तो हमें आप अपना प्रूफ करिए, आप अपने आप को प्रूफ करिए। अब आप सिंपल सी बात है, वहां से लेके आते हैं हम लोग। तो लाता कौन है भाई? जो गवर्नमेंट हमारी प्रेजेंट टाइम होगी, जाहिर सी बात है वो अपने खिलाफ तो लाएगी नहीं, तो जो अपोजिट में होगी वो उसके काम से खुश नहीं होगी तभी लाएगी। जैसे ठीक है, तो पहला हमारा ये लोकसभा में विपक्षी दल के द्वारा लाया जाता है, जो अपोजिशन में होता है वो लेके आता है अविश्वास प्रस्ताव। पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कम से कम 50 सदस्य हम ही भरेंगे तब प्रस्ताव आएगा। पारित होना अलग बात है, वो जब होगा तब, लेकिन लाने के लिए भी कम से कम 50 सदस्यों के उसमें हस्ताक्षर होने चाहिए, साइन होने चाहिए। पहली चीज, सॉरी दूसरी चीज। ठीक है, तो पहला होना चाहिए कि किसके द्वारा आएगा? विपक्षी दल के द्वारा, यानी अपोजिशन पार्टीज के द्वारा आएगा, और कम से कम 50 सदस्य होना चाहिए। अगर आप टोटल काउंट कर लीजिए
ठीक है। अगर बोले कि कांग्रेस पार्टी लाना चाहती है अकेले दम पर, तो क्या ला पाएगी? अभी फिलहाल तो नहीं ला पाएगी, क्यों? उसके पास अकेले दम पर 50 सदस्य भी नहीं है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव को भी ला ही नहीं पाएगी। हाँ, अगर वो कई पार्टी को अपने में मर्ज करती है कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तब उसके 50+ हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है विपक्षी दलों के द्वारा भी ला सकता है। अगर एक के पास भी है तो ला सकता है, और अगर 2 से ज्यादा है तो विपक्षी दलों के द्वारा, ठीक है। 50 सदस्य होने चाहिए मिनिमम। अगर आता है कि लोकसभा बहुमत पारित कर देती है, भाई बहुमत से अगर पारित हो जाता है 2/3 से, ठीक है, वहाँ पे लोग तैयार हो जाते हैं और अविश्वास लाए हैं उस पर, सब लोग ने हाँ बिल्कुल सही है, इनको ठहराया, 50 लेके आए, बाकी 2/3 से अगर पारित हो गया तो जो मंत्रिपरिषद होती है उसको अपना त्यागपत्र देना पड़ जाता है विद पीएम, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। चौथी चीज है कि अविश्वास प्रस्ताव पर 10 दिन के अंदर चर्चा होना आवश्यक है, ठीक है। अगर आ चुका है आज की डेट में तो उसके अगले 10 दिन के अंदर अंदर उस पर बात होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आ गया है, पड़ा है, कोई बात ही नहीं करना चाहता, सब अपने अपने में ध्यान मगन है, तो वो उन 50 जो लोग लेके आए थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये बार बार अध्यक्ष जी को रिमाइंडर कराएं और उनसे इस प्रस्ताव पर बात करने के लिए कहा जाए, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव के 4 मेन पॉइंट्स होते हैं। पहली चीज की विपक्षी दलों के द्वारा, अपोजिशन पार्टीज के द्वारा लाया जाता है। दूसरा ये है कि 50 सदस्यों का कम से कम समर्थन होना चाहिए। तीसरी बात ये कि भाई लोकसभा में कम से कम 10 दिन के अंदर भाई चर्चा हो जानी चाहिए, और अगर बहुमत से पारित हो जाता है तो भाई मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ेगा? अपना त्याग पत्र, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये 6 प्रस्ताव आपके कंप्लीट होते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं आगे। तो संसद के सत्र पर बात करते हैं, स्थगन पर बात करेंगे, सत्रावसान पर बात करेंगे और विघटन पर बात करेंगे। क्या होते हैं ये वर्ड्स, ठीक है। तो सत्र मतलब सिंपली सीजन बात करते हैं कि कितने सीजन पर सत्र चलता है, सेशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो कब आता है? आर्टिकल 85 में आता है, राष्ट्रपति समय समय पर प्रत्येक सदन को बुलाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव आपने देख लिया, तो जहाँ के जो 6 प्रस्ताव थे हमारे वो मेनली कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं संसद के सत्र पर, स्थगन, सत्रावसान और विघटन पर। तो कौन से वर्ड होते हैं उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला आता है सत्र, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेशन। तो संसद के कितने सत्र होते हैं तो आप सब जानते हो, नहीं जानते हो तो अभी बात करते हैं। तो आता है पहले 85 के तहत, आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति कभी भी संसद सदस्यों को बुला सकता है, संसद के प्रत्येक सदन को कॉल कर सकता है, बुला सकता है। भाई इस टाइम राज्यसभा बैठनी चाहिए, इस समय लोकसभा बैठनी, राष्ट्रपति के मन बैठे कुछ कर नहीं रहा, खाली बैठे हैं, तो लाओ भाई बुला लेते हैं, ठीक है। किसी मुद्दे पर चर्चा ही हो जाती, खाली बैठे और काम होना होते रहना चाहिए, बंद कब तक रहेगा। तो वो हो गया पहली चीज, 85 के तहत माना जाता है। और एक सदन की अंतिम बैठक जिस डेट को हुई थी, एक सेशन की अंतिम जो लास्ट हुई थी, लास्ट डे था जो एक सेशन का, उससे और जो नेक्स्ट जो सेशन का पहला डे है, उन दोनों के बीच में 6 महीने से ज्यादा, यानी कि 180 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। 180 दिन के अंदर अंदर आपको दूसरा सेशन बुलाना पड़ेगा। तो 6 महीने अगर 2 बार मान लें तो एक साल में 2 सीजन तो कंपलसरी, 2 सेशन तो कंपलसरी है, 2 सेशन होंगे, लेकिन होते कितने हैं? 3, आप सभी को पता होगा। तो एक होता है बजट सत्र जो फरवरी मार्च में होता है, उसके बाद होता है मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर के बीच में कभी भी हो सकता है, उसके बाद एक होता है जो शीतकालीन सत्र बोलते हैं इसको, जो नवंबर और दिसंबर में होता है मेनली। तो किसी भी सेशन में 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं बीतता और 6 महीने से पहले ही वहां पर बैठक शुरू हो जाती है, यानी कि सभा लगने लगती है। ये आप सब समझ सकते हैं। बाकी बीच बीच में जब भी चाहे राष्ट्रपति तो 85 के तहत बुला सकते हैं। तो मेनली इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम इसी में थोड़ा सा और आगे देखते हैं और इसके कुछ क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं, जैसे कि हमने बोला सत्रावसान। तो सत्र को खत्म कौन करता है? भाई राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुमति से सत्र खत्म हो जाता है। जैसे कि बजट सेशन चल रहा होगा तो बजट सेशन के अंतिम बैठक जब इनको बोलते हैं अनऑफिशियली, मतलब खत्म तो होने वाला था, सबको डेट पता है, लेकिन अनऑफिशियली नहीं बोला जाता है। राष्ट्रपति बोलते हैं ठीक है इस डेट को ये खत्म होता है, तो सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति है। ऑफिशियली में आता है तो राष्ट्रपति का जाता है, लेकिन सबको पता होता है क्या है क्या नहीं, ठीक है वो ठीक। लेकिन बोला जाता है लंबित विधेयक के कार्य समाप्ति होते हैं। जैसे कि बजट सेशन में अगर कोई बिल हम लोग लाए हैं तो वो सेशन खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो पारित नहीं हो पाया तो बजट सेशन वहीं खत्म हो गया, सॉरी वो बिल वहीं खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब मानसून सत्र आएगा तो वापस वही बजट सेशन अगर नहीं पारित हुआ तो वहीं से जहां पर रुका था उसी के आगे वो कार्रवाई शुरू हो जाती है उस बिल की या किसी भी, ठीक है। तो लंबित विधेयक के कार्य समाप्त नहीं होते इसके अंतर्गत। लेकिन जब लोकसभा का विघटन हो जाता है, जैसे लोकसभा खत्म हो जाती है, 5 साल का उसका टेन्योर पूरा हो गया, 5 साल बाद वो चली गई, तो 5 साल के अंतराल में जो कार्य किए गए अगर वो पूरे नहीं कर पाती है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक बिल रह गया है तो वो 5 साल के अंदर नहीं
5 साल लाई तो थी, लेकिन वो पूरा नहीं करा पाई। जैसे कि आपको याद होगा EWS वाला था, जो EWS वाला लाया था बिल, तो वो 2019 के चुनाव से कुछ टाइम पहले, मतलब बिल्कुल एक सेशन पहले लाया था, तो वो फटाफट पारित करा दिया गया था, फटाफट वो काम हो गया था। लेकिन अगर वो ना करा पाए होते फॉर एग्जांपल के लिए, तो वो लाए थे, तो वो जहां से वो खत्म हो गई, जो सत्र था आपका जो 2014 से 2019 का, वो खत्म हो गया, तो बस वहीं से वो खत्म मान लिया जाता है। इसलिए इसके अलावा जब 2019 से स्टार्टिंग करेंगे, यानी कि जब अगला सेशन आएगा, तो वो उनको दोबारा से वो बिल को दोबारा वापस लाना पड़ेगा। कहने का मतलब जब सेशन चेंज होता है तो विधेयक से समाप्त नहीं होता है, लेकिन अगर विघटन हो जाता है उसका, तो वो समाप्त हो जाता है उसके साथ साथ। ठीक है, आप सब समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं संसद की प्रक्रिया कैसे काम करती है। तो पहला आता है प्रश्नकाल। ठीक है, तो प्रश्नकाल क्या होता है? सदन की कार्रवाई का जो पहला घंटा होता है, भाई सदन स्टार्ट हुआ सुबह इतने बजे, ठीक है, तो जो पहला घंटा हो गया, जैसे मेनली 11 से 12 का होता है, इसमें मैं लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ 11 to 12। तो जो सदन की कार्रवाई का पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है। भाई प्रश्नकाल पूछ सकते हैं कोई, तो उसमें होता है क्या? प्रश्नों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी बातों के संबंध में सूचना प्राप्त की जा सकती है। भाई हम गए, आपको किसी मामले में सूचना नहीं प्राप्त है, तो हम जो प्रश्नकाल होता है, ठीक है, स्टार्टिंग वाला, तो उसमें हम जानना चाहते हैं कि इस मैटर में आपकी क्या राय जैसे चल रही है, क्या नहीं चल रही है, उस से लास्ट ईयर जब चाइना वाला मैटर पे जैसे हो गया, तो उस समय अगर लोकसभा चल रही हो, ठीक है, तो हम जो सदन की कार्रवाई का पहला घंटा, उसमें हम चाहें तो किसी भी मंत्री से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या उसके असिस्ट जो होते हैं ना, जो अलग टाइप के मंत्री, जो एक कैबिनेट मंत्री, जो मैंने आपको पढ़ा दिया उससे पहले, तो उसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकते हैं, उसके पूछने के 3 टाइप बताए गए कि 3 प्रकार के आप प्रश्न पूछ सकते हैं, 3 प्रकार के तरीकों से प्रश्न पूछ सकते हैं। जो पहला होता है उसको बोलते हैं तारांकित। ठीक है, तारांकित मतलब बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग से उसमें करना क्या होता है? मौखिक उत्तर, मैंने पूछा, आपने जवाब दिया, बात खत्म। ठीक है, और उसमें एक कंपलसरी ये भी होता है कि एक सदस्य एक दिन में एक ही प्रश्न पूछ सकता है। भाई एक से ज्यादा नहीं, मना है कि और पूछते चले जा रहा है, ऐसा नहीं होता भाई। एक सदस्य एक दिन में एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई इतने लोग हैं, तो एक बंदा जवाब ही देते देते परेशान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपने क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर दिया, बात खत्म, बस। ये होता है तारांकित का मीन। फिर आता है अतारांकित। इसमें क्या करना होता है? आपको लिखित में उत्तर देना पड़ता है, आपको मौखिक से मतलब नहीं है, आपको लिख के देना पड़ता है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है? 10 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है उस विभाग में। जैसे कि हमको डिफेंस से कुछ जानना है, तो डिफेंस में हमको नोटिस देना पड़ेगा 10 दिन पहले कि मुझे इस विषय पर संसद में इस दिन हमको आंसर चाहिए, तो वो लगभग लिख के पूरा अपना तैयार कर लेगा। तो जब इस टाइम पर आएगा तो आपको वो लिखित उत्तर आपको दे देगा। ठीक है, उसके बाद आता है अल्प सूचना। तो अल्प सूचना क्या? लोक महत्व के किसी तात्कालिक मामले से, जो करंट में टॉपिक चल रहा होता है, उस पर किसी से पूछ सकते हैं, और ये होता है सीधे संबंधित मंत्री से। ठीक है, यहाँ पर मंत्रियों का जिक्र नहीं, ऊपर वाले में मंत्री हो भी सकते हैं बट यहाँ जिक्र नहीं है, लेकिन ये वाला जो होता है ये सीधे सीधे मंत्री से होता है। भाई डिफेंस मिनिस्टर से होता है, होम मिनिस्टर से होता है, किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर से सीधा क्वेश्चन हो सकता है कि भाई इस विषय में खेल मंत्री से जानना चाहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, उस विषय में सीधा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप सभी को इतना सब कुछ। ठीक है, अब थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, उसको और हम लोग थोड़ा सा कवर करते हैं, फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई थिंक वीडियो काफी बड़ा हो गया है, तो इस वीडियो को फिर खत्म देखते हैं आगे। और आगे हम बात करते हैं शून्यकाल पे। प्रश्नकाल हमने पढ़ लिया, शून्यकाल क्या होता है। तो इसकी पहली कंडीशन होती है कि शून्यकाल जो होता है प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटा कहलाता है। पहला है प्रश्नकाल के बाद का जो 1 घंटा होता है वो कहलाता है क्या? शून्यकाल। ठीक है, दूसरा आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इसमें जो टॉपिक होता है, विषय होता है, वो पहले से डिसाइड नहीं होता है। बाकी चीज पे टॉपिक पहले डिसाइड होता है, लेकिन इस पे पहले से डिसाइड नहीं किया जाता टॉपिक। इस पे रैंडमली कोई टॉपिक उठाया जाता है और उस पर बातचीत की जाती है। थर्ड आता है भाई बिना पूर्व सूचना के सदस्य के द्वारा सार्वजनिक हित में प्रश्न उठाया जा सकता है। भाई पहले कोई सूचना नहीं दी जा सकती है कि भाई तुमको हम ये पूछने वाले हैं, हम तुमसे ये कहने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी रैंडम टॉपिक उठाया और उस पर बातचीत शुरू कर दी। ठीक है, तो वो कहलाता है शून्यकाल, तीसरा टॉपिक। चौथा है कि भाई जो ये जो नाम है शून्यकाल, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नाम नहीं है, ये जो जनरली समाचार पत्रों के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया गया था। तो फर्स्ट टाइम इसका यूज हुआ था 1960 में। तो प्रश्नकाल जान लिया, शून्यकाल जान लिया। अब बात करते हैं जब अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो वो कैसे वर्क करता है। तो संयुक्त अधिवेशन मतलब यही होता है कि भाई लोकसभा को और राज्यसभा को दोनों को कंबाइन करके बुलाता है कौन? भाई सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति बुलाता है। तो पहले ये कि राष्ट्रपति बुलाता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 108 है। ठीक है, इसमें और इसके बाद आता है,
ठीक है। इसके बाद मनी बिल आता है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, लेकिन ये मान के चलिए 108 में आता है संयुक्त अधिवेशन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को कंबाइन करके बुलाना। किस किस कंडीशन बुलाया जाता है, उसकी 3 कंडीशन दी गई कि भाई इसी कंडीशन में बुलाया जा सकता है, बाकी कोई कंडीशन पे बुलाया नहीं जा सकता है। तो पहली कंडीशन हो गई भाई दूसरे सदन के द्वारा बिल स्वीकार कर दिया। भाई किसी फॉर एग्जांपल लोकसभा में कोई बिल आया और वो राज्यसभा में पहुंचा, लेकिन पारित होना अलग बात होती है, वहां से डिक्लाइन कर दिया गया भाई हमें ये लेना ही नहीं है, हम इस पे बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, अस्वीकार कर दिया गया। तो उसके बाद राष्ट्रपति बुला सकता है कंबाइंड बैठक और उस बिल पर पूरे दिन उस बिल पर चर्चा कर सकता है कि भाई लोकसभा वाले बताएं, लोकसभा वाले ये बताएं इन्होंने पारित क्यों किया, राज्यसभा वाले ये बताएं इन्होंने अस्वीकार क्यों किया, तो उस पर चर्चा चल सकती है पूरा दिन। दूसरा बोला गया संशोधन पर दोनों सदन एग्री ना हो। भाई किसी बिल में क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना हो, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना हो और दोनों सदन एग्री ना हो, फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा वाले तो एग्री है अपर हाउस वाले, लेकिन लोकसभा वाले एग्री नहीं है किसी चीज को लेके, तो भाई अलग अलग पूछने से बेटर है कि कंबाइंड बैठक बुलाओ और फिर वही पूछो कि भाई आप लोग एग्री हैं तो किस बेसिस पे एग्री है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, आप लोग एग्री नहीं है तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, आप किस लिए एग्री नहीं है इस बात को लेकर, ठीक है, समझ रहे हैं, समझ रहे। अब आते हैं थर्ड जो बोल रहा है कि दूसरे सदन को प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 महीने से अधिक हो जाए, ठीक है, नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। लोकसभा से अगर कोई बिल निकला है और राज्यसभा पहुंच गया है, ठीक है, बट उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, भूल गए वो लोग उस बिल को, 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया, भूल गए वो लोग, ठीक है, पुराना पड़ा हुआ है, ध्यान ही नहीं किसी को, तो उस पर भाई रिकॉल किया जा सकता है, कोई बोल सकता है कि राष्ट्रपति को कि मैंने ये बिल इस समय पार हुआ था लोकसभा से, लेकिन अभी तक राज्यसभा में कोई स्वीकार नहीं किया है, उस पर कोई कार्रवाई मतलब चर्चा ही नहीं हुई है, तो उसके लिए वो कंबाइंड बैठक बुला सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति कंबाइंड बैठक बुलाएगा, दोनों से चर्चा करवाएगा, तो ये 3 कंडीशन पे मेनली संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और किस आर्टिकल में ये इसका जिक्र है, तो आर्टिकल नंबर 108 यानी कि 108 में, ठीक है। कब कब ये बुलाया गया है, तो मेनली 3 बार बुलाया जा चुका है। जब दहेज प्रतिरोध अधिनियम हुआ था 1961 पर, उस पर चर्चा करने के लिए, एक बार बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1978 में, और अभी हाल फिलहाल में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, जब टेररिज्म पे एक्ट हुआ था तो उस पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई थी 2002 में, ठीक है। तो मेनली आपने इतना समझ लिया होगा आई होप। अब इसमें एक क्वेश्चन और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, क्या आप ये पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति बुलाता है तो क्या मतलब इसका जो अध्यक्ष होता है उस समय बैठता है जो में वो राष्ट्रपति बैठता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर इसका ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है तो उसमें तो अध्यक्ष होगा, प्रेसिडेंट होगा, वो कौन करेगा भाई, सिंपल सी बात है, वो लोकसभा स्पीकर उसकी कार्रवाई करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि राष्ट्रपति ने बुलाया तो राष्ट्रपति बैठेगा, राष्ट्रपति कभी बैठता नहीं है वहां पर। लोकसभा स्पीकर, अगर लोकसभा स्पीकर फॉर एग्जांपल नहीं है तो कौन करेगा, डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। अगर ये भी नहीं मौजूद है तो कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति। ध्यान देखिएगा, हमने सभापति यहाँ नहीं लिखा है, सभापति मतलब होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन करेगा, उपसभापति। तो ये मेन पॉइंट है। तो आई थिंक आपने ये वीडियो पूरा समझ लिया होगा, और अगर ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें टाइप कर सकते हैं। पसंद आया तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर नया सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।